हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में भी हम अपने एसेट वैल्यूएशन के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहले की वीडियो है उसमें हमने एसेट वैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग, कौन से हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है और फिक्स्ड एसेट्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स को वैल्यू करते हैं वैल्यूएशन पर्पसेस के लिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप सबको ऑलरेडी क्लियर ही होगा कि वो वाली इन्वेस्टमेंट्स जिनको हम हेल्ड करते हैं फॉर सो मैनी ईयर्स, और उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम फ्यूचर में उनको डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं या फिर हम उनको सेल करने वाले हैं। उन इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हमारे आ जाते हैं सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक या फिर लॉन्ग टर्म नोट्स। ऐसे ही वो वाले फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम अभी ऑपरेशंस में यूज़ नहीं कर रहे, या फिर हम कोई भी स्पेशल फंड्स में जब अपने मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारे पास परमानेंट नेचर के, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग के लिए है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं हमारे पास, और हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम उनको नियर फ्यूचर में सेल करने वाले हैं। ये था मीनिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब पॉइंट आता है इनकी वैल्यूएशन का। आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन की बात करते हैं, हम उनको हमेशा कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि अगर तो उस कॉस्ट में जो भी उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी उसमें कुछ डिक्लाइन आ गया है, उस टाइम पर जो उनकी जो कैरिंग अमाउंट होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है उसके अकॉर्डिंग। आपने हमेशा ध्यान रखना है। वैसे तो हम अपने इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कई बार टेम्परेरी नेचर की तरफ से उनमें कुछ डिक्लाइन आ जाता है। उस टाइम पर हम उनमें से जो उनकी कैरिंग अमाउंट होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, फिर हम उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला कि हम उसको कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम इंक्लूड करते हैं जो भी उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमारे एक्विजिशन चार्जेस इनकर होंगे। अब उसमें ब्रोकरेज फीस और ड्यूटीज़ इंक्लूड होती हैं, ठीक है। If an asset is fully or partially acquired, then acquisition cost is the fair value of securities. फेयर वैल्यू भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने ये भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अगर तो हम एसेट को या तो हम फुली एक्वायर कर रहे हैं या तो हम उसको पार्शियली एक्वायर करते हैं, जो भी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी वो उन सिक्योरिटीज़ की फेयर वैल्यू होगी। अगर तो हम किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज, कि हमारे पास कोई एसेट था, कोई इन्वेस्टमेंट थी, हमने उसके इन एक्सचेंज कोई नई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, उस टाइम पर जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट डिटर्मिन होगी वो मिलती जुलती होगी जो हमारे एसेट्स हमने एक्सचेंज करे हैं, ठीक है। हमने वो वाली वैल्यू रिकॉर्ड करनी है जब हम अपने एसेट इन्वेस्टमेंट को एक्सचेंज करते हैं, जो उस एक्सचेंज में हमने अपने एसेट्स की जो वैल्यू गिवन होगी या फिर हमने उसको दी है जितने की वैल्यू, उतने की हम उसके लिए कॉस्ट जो है वो एक्वायर कर लेंगे उसको परचेज करने के लिए। ये था हमारा पॉइंट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन हम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम सबको पता है कि करंट एसेट्स जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं हमारे, या फिर वो वाले एसेट्स जो बहुत ईजिली इनटू कैश कन्वर्ट हो जाते हैं, कि हमारी जो भी नीड्स हैं शॉर्ट टर्म हमने उनको फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए हम करंट एसेट्स को यूज़ करते हैं। करंट एसेट्स जो हर फर्म के पास होते हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं जिनको हम सेल करेंगे और जिनको हम अपने ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेंगे ओवर द नेक्स्ट ईयर, वो हमारे होते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स, BR, स्टॉक इन्वेंट्री या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड लाइबिलिटीज़ एंड अदर लिक्विड एसेट्स। वो वाले एसेट्स जो बहुत ईजिली इनटू कैश कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम अपनी करंट एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब पॉइंट है यहाँ पर फिर से नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जिस तरह से हमने
फिक्स्ड एसेट्स के लिए पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू करें। ऐसे ही करंट एसेट्स को वैल्यू करना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इतनी ये इम्पॉर्टेंट है? ये है क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब होता है रीसेल पर्पसेस के लिए, या फिर वो वाली अमाउंट जिसको हम एज्यूम करते हैं कि वो हमें विद इन द शॉर्ट पीरियड अमाउंट रियलाइज हो जाएगी और उस रियलाइज्ड अमाउंट से हम अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उनके लिए हम अपने करंट एसेट्स को यूज़ करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि हमें एक स्पेसिफिक डेट पर हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारे पास हमारे करंट एसेट्स की क्या वैल्यू है वो हमें प्रॉपरली पता होनी चाहिए। जो भी अमाउंट हमें करंट एसेट से रियलाइज होती है उसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। उस रियलाइज्ड अमाउंट से हम अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी परचेज कर सकते हैं। ये मेन फंक्शन होता है हमारे करंट एसेट्स का। अब है हमारे पास एसेट्स अवेलेबल फॉर द वैल्यूएशन। हमारे पास ये 3 एसेट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वैल्यूएशन पर्पसेस के लिए। फर्स्ट है हमारे पास कैश एंड बैंक, नेक्स्ट इज रिसीवेबल्स एंड थर्ड वन इज इन्वेंट्री। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से इन एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैश एंड बैंक। अब आपको पता होगा हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल होती है, उसमें कैश भी होता है और बैंक भी होता है। दोनों के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फर्स्ट हम देखते हैं कैश का। कैश जो भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगी वो हमेशा उसकी जो वो फेस वैल्यू होती है वो हमें बैलेंस शीट के ऊपर गिवन होती है, ठीक है। और जो वो वैल्यू वहाँ गिवन होती है हमें एक्चुअल में भी वही वैल्यू हमेशा रियलाइज़ होती है, ठीक है। ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया है हमारा कैश के लिए। So cash is expressed in the term of its current value which is fixed, hence cash is valued at its recorded nominal value। जो भी अमाउंट हमारे पास वहाँ बैलेंस शीट में अवेलेबल होगी वही अमाउंट हमें रियलाइज हो जाती है कैश के केस में। ऐसे ही हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस या फिर कैश एट बैंक वो भी हमें गिवन होता है, तो उसके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है कि जितनी वैल्यूज़ रियलाइज होनी है हमें उतनी ही वैल्यूज़ उनकी एक्चुअल में रिसीव हो जाती हैं। अगर तो हम कैश एट बैंक को कंसिडर करते हैं तो हम जिस बैंक में भी हमारा अकाउंट होगा हम वहाँ से उनकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड उनको वहाँ से ले सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कैश एट बैंक में क्या सिचुएशंस हैं उनके बारे में जानने के लिए। बैलेंस एज पर पासबुक और एज पर कैश बुक को भी हम कंपेयर करते हैं ये चेक करने के लिए कि दोनों बुक्स जो हैं वो एक्चुअल में मैच करती है या नहीं। यही एक क्राइटेरिया होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को वैल्यू करने का। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो एसेट है वो है हमारे पास रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स इनको हम डेटर्स के नाम से भी जानते हैं। रिसीवेबल्स में मेनली हम इंक्लूड करते हैं वो क्लेम जो हमें रिसीव होगा। हर फर्म अपने गुड्स को क्रेडिट के ऊपर सेल करती है। जब हम क्रेडिट के ऊपर अपने गुड्स को सेल करते हैं उस टाइम पर हमें उसके बाद हमें एक अमाउंट रिसीव होती है, या फिर जो हमसे गुड्स को ख़रीदते हैं क्रेडिट पर हम उनको डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब डेटर्स हैं, डेटर से हमें क्लेम रिसीव होगा उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स, उनको हम रिसीवेबल्स में इंक्लूड करते हैं। अब रिसीवेबल्स है मींस हमें अब क्लेम यहाँ पर रिसीव होगा। अब वो क्लेम मेन 3 पार्टी से अराइज हो सकता है। फर्स्ट तो है हमारे पास कस्टमर्स की, कंपनी ने अपने गुड्स क्रेडिट के ऊपर सेल करे अपने कस्टमर्स को, ठीक है, वो भी हमारे डेटर्स हो गए। ऐसे ही पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी। अब एक पेरेंट कंपनी होती है और एक उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी में भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन्होंने भी गुड्स क्रेडिट पर सेल करे होंगे तो वो भी वहाँ पर हमारे डेटर्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ एंड मेजर शेयर होल्डर्स विद इन द कंपनी भी ट्रांजैक्शंस का गुड्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी उस सिचुएशन में भी हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं जिनसे हम क्लेम रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स को हम हमेशा वैल्यू करते हैं एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू। जितनी भी अमाउंट हमें रियलाइज हो जाएगी
वही हम रिसीवेबल्स के लिए अमाउंट को हमेशा रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम चांस या फिर पॉसिबिलिटी होती है कि जो मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन है रिसीवेबल्स की वो एक्सीड कर जाएगी या फिर वो बढ़ जाएगी। अगर तो मैंने रिसीवेबल्स में अमाउंट लिखी है 20,000, तो बहुत कम चांस होगा कि जो मेरी अमाउंट है 20,000 वो उससे बढ़ जाएगी। ज़्यादा चांस यही होगा या तो मुझे 20,000 रिसीव होगा या फिर 20,000 से कम की वैल्यू मुझे रिसीव होगी। वो होता है क्राइटेरिया हमारा वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल्स। हम सब ने +1 में फाइनल अकाउंट्स में डेटर्स की एडजस्टमेंट समझी होगी कि हम अपने डेटर्स के लिए प्रोविज़न को क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोविज़न हम क्रिएट करते हैं इसलिए क्योंकि ना हमने जैसे अपने गुड्स अपने क्रेडिट पर सेल करे। ठीक है, अब हमने सोचा कि हमें डेटर से 50,000 अमाउंट रिसीव होगी। हम पहले ही एस्टीमेट कर लेते हैं या एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुझे 2,000 रुपीज़ रिसीव ना हो। मैंने पहले ही इसकी एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेनी है कि हो सकता है ये जो 2,000 रुपीज़ है ये मेरा बैड प्रूव हो जाए। अब 2,000 ये जो मैंने प्रोविज़न क्रिएट करी है ये बैड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने जस्ट कुछ एंटिसिपेट करा फ्यूचर को और उसके बेसिस पर हमने डिसाइड करा कि हम 2,000 की ये प्रोविज़न को क्रिएट करेंगे। जब भी हमने इस प्रोविज़न के लिए अपना बैड का अकाउंट बनाया, इसको हमने स्टार्ट करा टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,000 से, और हम इसको हमेशा बैलेंस करते हैं बाय P&L से 2,000 से। अब यहाँ पर P&L है हमारे पास, इसको हमने यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखा है, तो ये P&L अकाउंट में हमारा डेबिट साइड पर पहुँच जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। ठीक है, एक तो अकाउंट में इसको हमने बनाया क्रेडिट साइड पर, दूसरा P&L में चला गया हमारा डेबिट साइड पर। इसके बाद जब हमने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है तब हमने हमारे डेटर्स की एक्चुअल अमाउंट को लिखा, उसमें से हमने माइनस करना है हमारा प्रोविज़न फॉर बैड जो हमने क्रिएट करा है 2,000। इसके बाद जो हमें 48,000 अमाउंट हमने जो नेक्स्ट कॉलम में लिखी वही हमारी इसके लिए रिलाइजेबल वैल्यू बनेगी। ये मेन क्राइटेरिया होता है हमारे रिसीवेबल्स को, जो डेटर्स हैं हमारे, उनको वैल्यू करने का। नेक्स्ट इसमें आता है एक एक्सेप्शन। हमने अभी पढ़ा कि बहुत कम ऐसा चांस होता है कि जो वैल्यू है वो कॉस्ट को एक्सीड कर जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास फॉरेन बिल्स होते हैं या फिर फॉरेन डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। उस टाइम पर हमें जो अमाउंट रिसीव होती है वो हम फॉरेन करेंसी में करेंगे। ठीक है, अब फ्लक्चुएशंस हैं एक्सचेंज रेट में, तो उसके कारण हो भी सकता है कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हमारी कॉस्ट को एक्सीड कर जाए। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हमने जो अपनी प्रोविज़न क्रिएट करी है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैड प्रूव होगी। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि हमने 2,000 की प्रोविज़न को क्रिएट करा, ये जस्ट हमने अपने फ्यूचर को एक तरह से एंटिसिपेट करा कि फ्यूचर में हमें ये 2,000 हो सकता है रिसीव ना हो, तो उसके लिए हमने ये प्रोविज़न क्रिएट करी। 2,000 अब ये रिसीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हमारी उस कंडीशन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि ये 2,000 हमें रिसीव हुआ है या नहीं। अगर तो कुछ भी अमाउंट है वो क्लियरली बैड जो है वो प्रूव हो जाती है, तो हम उसको हमेशा अपने रिसीवेबल में से पहले डिडक्ट करते हैं, फिर हम उनको अपनी बैलेंस शीट की फाइनल अमाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हम सबको पता है कि इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब हमारे पास स्टॉक है वो मेन 3 टाइप्स का अवेलेबल होता है। एक होता है हमारे पास रॉ गुड्स, इन प्रोग्रेस गुड्स और फिनिश गुड्स। ये जो 3 तरह के गुड्स हैं ये हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को शो करते हैं। रॉ गुड्स की हमारे पास अभी कच्चा माल ही अवेलेबल है फैक्ट्री में, अभी तक हमने उस मटेरियल के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करी। इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन गुड्स अभी तक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और फिनिश्ड गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग फिनिश हो चुकी है, डिस्पैच के लिए वो रेडी हैं, मार्केट में सेल होने के लिए अब वो रेडी हैं। इस तरह हमारे पास मेन 3 तरह के हमारे ये स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं।
इन्वेंट्री जो होती है वो हमारे एसेट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इन्वेंट्री की टर्नओवर होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि एक फर्म के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं रेवेन्यू अर्न करने के, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू हमें इन्वेंट्री के थ्रू रिसीव हो रहा है, और इस रेवेन्यू के थ्रू हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनकी अर्निंग्स क्या है। इन्वेंट्री हमें इन बेसिक पॉइंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसीलिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन प्रॉपरली हो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इन्वेंट्री में हम इंक्लूड करते हैं हर तरह की आइटम को, गुड को, ठीक है, या फिर कोई भी मटेरियल जिसको हमने मार्केट में सेल करने के लिए हेल्ड करा है, और या फिर जिसको हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्ड करा है, उनको हम अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। इन्वेंट्री की एग्जांपल है यहाँ पर कि कोई भी एक न्यूज़पेपर वेंडर है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर्स डिलीवर करता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है, और वो जब इन न्यूज़पेपर्स को डिलीवर करता है वो अपने व्हीकल को यूज़ करता है। यहाँ पर वो स्टॉक क्या है हमारा, हमारे न्यूज़पेपर्स जो कस्टमर्स को यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ जो न्यूज़पेपर्स हैं हमने इन्हीं को अपनी एज एन इन्वेंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। नो डाउट व्हीकल भी हमारा एक एसेट है, लेकिन जब हम इन्वेंट्री की बात करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर वेंडर है वो डिलीवर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है यहाँ पर न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स हैं सिर्फ यही हमारी एज एन इन्वेंट्री कंसिडर होगी, व्हीकल हमारा एज एन एसेट यहाँ पर ट्रीट हो जाएगा। अब पॉइंट आता है वैल्यूएशन का। जब भी हम अपने एसेट्स को वैल्यू करते हैं हम उसके लिए हमेशा दो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, एक है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एक है हमारा नेचुरलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हम अभी पढ़ेंगे, जो नेचुरलाइजेबल वैल्यू है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में मैंने यहाँ पर उसके 3 स्टेप्स अलग लिख दिए हैं, आप वो भी यहाँ से समझ सकते हो। चलिए अब हम इन दोनों क्राइटेरिया को समझते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जब भी हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कंसिडर करते हैं इसमें हम समझते हैं कि रॉ मटेरियल एक्वायर करने से लेकर जब एंड मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो जाता सेलिंग पर्पसेस के लिए, उसके बीच में जितने भी खर्चे होंगे वो हमने सारे यहाँ पर इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले हम इसमें इंक्लूड करते हैं ऑल द कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कि हमने रॉ मटेरियल को सबसे पहले परचेज करना है। उसको परचेज करने के लिए हमारा जितना भी खर्चा होगा हमने उस सारे खर्चे को यहाँ पर इंक्लूड करना है। जैसे मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा 20,000 का, 15,000 का या 25,000, जितना भी हो हमने सारी कॉस्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब हमने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करवाना है, अब उसके लिए लेबर लगेगी, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे। अब उसके ऊपर साथ में एक एक्स्ट्रा हमें मटेरियल इनकर करना पड़ेगा, या फिर हमें मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे खर्चे हैं, हमने इन सारे खर्चों को यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। नेक्स्ट आता है अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कि हमने अपने प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा और फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर भेजा सेल करने के लिए। तो उसके लिए भी हमारा जितना खर्चा होगा वो हमने सारा खर्चा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लेना है। फिर हमने चेक करना है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास नेचुरलाइजेबल वैल्यू। नेचुरलाइजेबल वैल्यू वो वाली वैल्यू कि अब हमारे पास जो एसेट है हमने उसको सेल कर देना है, ठीक है। उसको सेल करने के लिए अब हमारे पास एक अमाउंट होगी जो हमें रियलाइज़ होगी। उस रियलाइज्ड अमाउंट में से हमने उस एसेट को सेल करने के लिए जितने भी खर्चे लगेंगे हमने उनको पहले माइनस करना है। फिर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमारी नेचुरलाइजेबल वैल्यू होगी। नेचुरलाइजेबल वैल्यू जो है या ये जो कंसेप्ट है ये गैप और IFRS दोनों में ही यूज़ होता है। गैप जैसे जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन दोनों के लिए हम नेचुरलाइजेबल वैल्यू के कंसेप्ट को कंसिडर करते हैं। नेचुरलाइजेबल वैल्यू को यूज़ करने से मेजर जो बेनिफिट होता है ये कि हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है।
जो यूज़र्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी ओवर स्टेटमेंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू को यूज़ करने से नहीं होती। नेक्स्ट है इसमें हाउ टू कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सबसे पहले तो हम इसमें हमारी जो इन्वेंट्री है, जो भी हमारे पास आइटम है, हम उसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम उन सभी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जो भी उस पर्टिकुलर एसेट के साथ एसोसिएट करती हैं। जैसे हमने पहले सेल करना था, उससे पहले हमने एक प्री टेस्टिंग कर ली, ठीक है। तो वो सारे खर्चे हमने अब यहाँ पर समराइज़ कर लेने हैं और उन सभी खर्चों को हमने हमारी मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देना है। वो जो लास्ट में हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट बचेगी माइनस करने के बाद, ठीक है, वो हमारी जो अमाउंट होगी वो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। दैट्स ऑल। एसेट वैल्यूएशन का जो हमारा कंसेप्ट था वो यहीं तक था, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इन दोनों वीडियोस के थ्रू एसेट वैल्यूएशन का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।